अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोलिस्टिक फेस। आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान से साइकोलॉजी की तालीम हासिल की। वहाँ कुछ अर्सा उन्होंने काम किया ऑर्गेनाइजेशनल और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। मैं असल में आज थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मेरी जो गेस्ट है पॉडकास्ट में वो माशाल्लाह से काफ़ी टीवी चैनल्स को पे उन्होंने प्रोग्राम्स होस्ट किए हैं और अक्सर प्रोग्राम्स में तो वो एज अ स्पेशल गेस्ट अपीयर हुई हैं मेंटल हेल्थ जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। तो चलिए हमारे गेस्ट को वेलकम करते हैं और पॉडकास्ट का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा नाज, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। थैंक यू सो मच फैज़ान फॉर कॉलिंग मी ओवर हेयर। मेरा नाम सिद्रा नाज है और मैं रिसेंटली पाकिस्तान से यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड आई हैव डन माय स्पेशलाइजेशन इन काउंसलिंग साइकोलॉजी और साथ में मैंने एमएससी इन साइकोलॉजी भी किया हुआ है। माशाल्लाह। चलिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट डेवलप करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के आसपास के। पाकिस्तान में आपका क्या बैकग्राउंड था, किस इंस्टीट्यूट से आपने तालीम हासिल करी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या थी आपकी, और आपकी एक ओवरऑल लाइफ जर्नी कैसी थी पाकिस्तान में? अभी साइकोलॉजी को हटा के बात करें। मैं अगर इसमें एज अपनी पर्सनल जर्नी की बात करूं तो साइकोलॉजी मैं तकरीबन आई वाज इन 10th ग्रेड। मुझे शायद पता भी नहीं होगा कि साइकोलॉजिस्ट करते क्या है, लेकिन एक नेचुरल अर्ज आपको फील हो रही होती है कि मैं लोगों को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लोगों को फील कर सकती हूँ कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो मेरे जहन में था कि नहीं, मैंने साइकोलॉजिस्ट बनना है। और फिर आपको पता है कि पाकिस्तान में उस टाइम पे एजुकेशनल एडवांसमेंट उस तरह से नहीं थी, तो हमारे और चूँकि मेरा जो बैकग्राउंड है, जो मेरा ताल्लुक़ है वो कोई किसी बड़े सिटी से नहीं था, तो उस वजह से फिर वहाँ पे जो अवेलेबल कॉलेजेस थे मैंने पहले वहाँ पे जो साइकोलॉजी का एक अवेलेबल सब्जेक्ट होता है वो चूज़ किया। फिर उसके बाद मुझे जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे डेली बेसिस पे, आपको पता है कि तकरीबन 1 घंटे का कम्यूट करना पड़ता था टू गो टू अनदर सिटी, और वहाँ मेरा वो कॉलेज होता था। तो मैं साइकोलॉजी के लिए मैंने अपना जो नेबर सिटी था वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया, तो वहाँ से मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। फिर एमएससी के लिए हम लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, तो वहाँ से मैंने अपना एमएससी किया। लाहौर में चले गई फिर आगे मज़ीद स्पेशलाइजेशन करने के लिए। तो मेरा ये जो जर्नी है टू बी एज अ साइकोलॉजिस्ट, ये थोड़ा सा जिग जैग रहा है, लेकिन मैंने इसको ओवरऑल बहुत इन्जॉय किया है। उसके साथ जो मेरी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रही हैं वो मैं ड्रामेटिक सोसाइटी में मैं पार्टिसिपेट करती थी, डिबेट्स में मैं पार्टिसिपेट करती थी, और आई थिंक ड्रामेटिक सोसाइटी का ही एक लिंक है जिसकी वजह से अभी भी मैं जो कोई भी होस्टिंग का कोई इवेंट होता है या कहीं पे एज अ गेस्ट स्पीकर जा रहा है, ठीक है, तो मैं उन चीज़ों को मिस नहीं करती हूँ और मैं ज़रूर उस चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। उस पर थोड़ा और एलेबोरेट करें कि किस तरह के टीवी शोज़ आपने होस्ट किए और कहाँ आपने एज अ गेस्ट टीवी शोज़ जो मैंने होस्ट किया उसमें बेसिकली एक तो ये होता है कि जिसमें आपने मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करनी है कि करंटली हमारे यहाँ जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो क्या चल रहा है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, और क्या ट्रीटमेंट प्लान्स हैं जो हम अपने घरों में या एज अ सोसाइटी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर एक प्रोग्राम मैंने होस्ट किया अपने एक गवर्नमेंट चैनल के लिए, जिसमें उनका जो मेंटल हेल्थ के ऊपर ही सारा जो था वो एक उनका एक यू कैन से कि पूरा एक ऑब्जेक्टिव था कि इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, जिसमें मी एज अ साइकोलॉजिस्ट होस्ट भी थी, लेकिन हम फिर डिफरेंट दूसरे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को अपने पास बुलाते थे और उनके साथ हम लोग पे जो है ना वो बातचीत करते थे मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो आपकी जो एक ओवरऑल जर्नी थी कि आपने 3 साल का 4 साल का बैचलर्स किया होगा साइकोलॉजी में, फिर आपने मास्टर्स भी किया, उस दौरान इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल वर्क, ये क्या क्या चीज़ होती है? मुझे तो कुछ नहीं पता, तो आप ही बताएं। बैचलर्स मैंने पहले बैचलर्स किया था, उसमें 2 साल का। उसमें आपको पता है कि जो बेसिक हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जो कॉलेज के अंदर ही हम कहते हैं कि हम एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, अपने जो अवेलेबल स्टूडेंट्स थे उनके पास हम जाते थे और एक उनकी मिन्नतें करते थे। आपको पता है कि ये सर्वे इतना आसान काम नहीं है, लोग भागते हैं इतने लंबे लंबे क्वेश्चंस करने से, तो उनसे हम लोग सर्विस फिल कराते थे कि ये इट्स पार्ट ऑफ आवर डिग्री और हमारा वाइवा है। फिर तो बैचलर्स जिस तरह से किया। एमएससी में हमारा ये था कि फिर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वहाँ पे मैंने 3 महीने जाके इंटर्नशिप की, वहाँ पे एज अ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो उनके वहाँ पे एम्प्लॉइज़ से मिलना, उनके मैनेजर से बात करना कि आपको क्या लगता है कि आपके एम्प्लॉइज़ के यहाँ जो मेंटल हेल्थ है वो किस तरह की है, लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं, उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन का क्या लेवल है, क्या फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर बात होती थी। फिर वहाँ पे भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी में हम लोगों ने एक शॉर्ट सर्वे जो है वो रन किया, जिसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि इनके जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या और क्या फैक्टर्स है। उसके बाद जो एक रिगरस जो आप कहते हैं कि जो मैं साइकोलॉजिस्ट मैंने फ़ील किया
किया कि नो आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, जी। वो आके एमएस में हुआ। एमएस में जब मैं थी तो हमारा जो सेकंड सेमेस्टर से लेकर हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर था उसमें हमारी बड़ी टफ रूटीन होती थी। हम लोग सुबह 8 बजे हम लोग यूनिवर्सिटी से हम लोग जाते थे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। वहाँ पे हम लोग 8 से 1 बजे तक हम लोग उनके यहाँ जो है वो वहाँ के जो स्टूडेंट्स इनके सेशंस ले रहे होते थे। जी। हमें डेली के 5 सेशंस लेने ही होते थे और हमारे साथ टीचर्स होते थे जो हमें सुपरवाइज़ कर रहे होते थे। और फिर वापस हम लोग यूनिवर्सिटी आते थे जिसमें 2 बजे हमारा लेक्चर स्टार्ट होता था जो कि 5 बजे जाके ख़त्म होता था। और फिर हॉस्टल में रहना इज़ नॉट अच्छा, ये हॉस्टल में था जी। इस लाहौर में जब मैंने 2 साल में डिग्री की तो वो हॉस्टल का एक लाइफ टाइम चल रहा था मेरा, एंड इट वाज फर्स्ट टाइम कि मैं हॉस्टल में जो है ना वो गई थी। और फिर वापस आके 1 घंटे में 6 बजे आपकी बस निकल रही है, आपने वो पकड़नी है, वापस आना है, आपने खाने का करना है नेक्स्ट डे की। और फिर जो हमें केस रिपोर्ट्स मिली हुई होती थी वो उसका तो आप बिल्कुल जो है ना वो एक टफ फेज था जिसमें इवन आई क्राइड इन दैट फेज। आई कॉल बैक टू माय होम कि मुझे आप ले जाए, इट्स टू टफ। लेकिन नाउ आई फील माई सेल्फ कि इट्स वर्थ इट, यू नो, इट्स वर्थ इट। या तो फिर आपकी इंटर्नशिप के बाद आपकी प्रोफेशनल जॉब में ट्रांजिशन कैसे हुई और कितने साल आपने काम किया, किन किन इंडस्ट्रीज में काम किया, उसको भी ज़रा टच करें प्लीज़। सो प्रोफेशनल के बाद चूँकि मेरा जो होम था वो इस्लामाबाद में था और मैंने जब डिग्री मेरी कंप्लीट हुई तो मुझे इस्लामाबाद वापस आना पड़ा। और यहाँ पे आके आपको दोबारा से नेटवर्किंग करना इज़ अ काइंड ऑफ अ चैलेंजिंग थिंग। और आपको जब स्टार्ट करना होता है तो आप कहते हो कि बस कहीं से भी किसी तरह का भी कोई रोल मिल जाए और आप अपनी फील्ड में एंटर हो जाए। तो मुझे तकरीबन कोई 8 से 9 महीने लगे जॉब हंट करने में इस्लामाबाद में। और फिर मैंने स्टार्ट किया एक क्लिनिक से जिसमें आपका यू डोंट गो फॉर सैलरी कि आपके पास और उस तरह का वो नहीं होता उस प्लेटफॉर्म की आप सैलरी के बारे में नेगोशिएट कर सको। फिर वहाँ से मैंने एक वेलनेस लाउंज हमारा एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। मैंने काम करना एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। और फिर उसके बाद मैंने तकरीबन कोई 2 साल उनके साथ काम किया। फिर मैंने काम किया NCRI के साथ विच इज़ अ कैनेडियन बेस्ड कंपनी। उसका हेडक्वार्टर कनाडा में है और पाकिस्तान में उसको शिफ्ट हुए तकरीबन 5 साल हो चुके थे। तो मैंने उनके HR डिपार्टमेंट में एज अ ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट काम किया और वहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लर्न की, एंजॉय किया। लर्न मैंने इस तरह से किया कि एज एन HR जब आप CV अपनी सबमिट करवाते हो तो क्या चीज़ें होती हैं कि आपकी CV शॉर्ट लिस्ट होती है, आपको जॉब इंटरव्यूज़ किस तरह से, क्योंकि उनके मैं इंटरव्यूज़ पैनल का पार्ट थी जिसमें मैंने उनको असेस करना होता, उनकी पर्सनैलिटी को असेस करना होता था। आप एक CV देख के कैरियर की साइकोलॉजी समझ सकती हैं। CV देख के टू सम एक्सटेंट या यू कैन से कि आप लोगों ने वर्डिंग उसकी किस तरह से की है, एस्थेटिक्स किस तरह से यूज़ किया है, आपने उसको प्रोफेशनल लुक दी हुई है या फिर आपको आइडिया हो जाता है कि ये बंदा। और लेकिन फिर भी जस्ट सिर्फ CV को देख के ऐसे कि इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोसेस। उसके बाद हम उसको इंटरव्यू के लिए पाते थे और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लोग करते थे जिसमें उनकी पर्सनैलिटी का जो है ना एक पार्ट जो है वो इवेल्युएट हो रहा होता है। जो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं जो यहाँ के इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सिचुएशनल होते हैं, बिहेवियर होते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि इंटरव्यू का पार्ट होते हैं। सही। चले माशाल्लाह, अब आपकी जॉब भी चल रही है, आप TV शोज़ पे भी आ रही है, फेम भी है, प्रोफेशनल जॉब भी है। ऑस्ट्रेलिया का कैसे सोचा फिर आपने? ऑस्ट्रेलिया का मेरा एक ड्रीम है, अभी भी है कि मैंने अगर PhD करनी है तो इट हैज़ टू बी फ्रॉम फॉरेन कंट्री, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान। तो मुझे जब मैं PhD के लिए प्रोसेस के लिए अपना यूनिवर्सिटीज़ को अटैच कर रही थी एंड सिंस आई हैव माई ब्रदर्स जो कि यहाँ पे पहले से जो है वो रह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि वाई नॉट तुम PR के लिए अप्लाई करो हेयर इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि तुम्हारे पास एजुकेशन भी है, एक्सपीरियंस भी 5 साल का ऑलमोस्ट हो चुका है, तो आपको PR के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड देन वो एक पॉइंट था, मैंने कहा ओके लेट्स गिव इट अ गो। तो मैंने फिर अपनी एजुकेशनल असेसमेंट के लिए सारा काम किया एंड नाउ आई एम हियर। वो जो पूरा प्रोसेस है ज़रा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि कहाँ से आपने अपनी डिग्रीज असेस कराई, कितने पॉइंट्स आपके थे, क्या ड्यूरेशन था, स्टेप बाय स्टेप क्या क्या प्रोसीजर रहा, अगर वो हमारी ऑडियंस को ज़रा बताए तो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदा होगा। ओके, सो बेसिकली जब आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे आना होता है एज अ साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक्स, किसी भी आप मेंटल हेल्थ के किसी एक प्रोफेशन में जब आप जा रहे होते हैं तो आपको सबसे पहले APRA की जो एक वेबसाइट है उसको आप लोगों ने थॉरली उसमें से आपने गो थ्रू करना है। APRA हम कहते हैं ऑस्ट्रेलियन सॉरी कैन वी ओके सो APRA is like Australian Health Practitioner Regulation Agency। तो वो आपने उसमें उसकी वेबसाइट से आपने गो थ्रू करना है। उन्होंने सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स है जो कि उनको चाहिए होते हैं, और ओवरसीज़ के लिए प्रोसेस थोड़ा सा और डिफरेंट हो जाता है। ठीक है।
तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले इन हैंड रेडी होने चाहिए, जिसमें आपने अपनी जो डिग्रीज़ हैं वो आपने अपनी पाकिस्तान से आपकी HEC से अटेस्टेड होनी चाहिए डिग्रीज़, ठीक है। डिग्रीज़ आपने अटेस्ट करा ली, उसका एक अपना प्रोसेस होता है, और आपने अपनी जहाँ जहाँ से आपने एजुकेशन ली है वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट, रिजल्ट कार्ड्स, अपनी डिग्रीज़, ये सब आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। और साथ ही आपने किसी भी बैचलर्स में, MSc में, MS में या MPhil में जितने प्लेसमेंट्स की हैं, जितने भी इंटर्नशिप्स की हैं, उसके भी लेटर्स आपके पास अपने डिपार्टमेंट के विद सिग्नेचर स्टैम्प होने चाहिए कि मैंने इस ड्यूरेशन से लेकर इस ड्यूरेशन तक मैंने इंटर्नशिप भी की है एज अ पार्ट ऑफ माई डिग्री। वो चीज़ें यहाँ पे असेस होती है। वंस यू हैव ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स विद यू, फिर उसके बाद आप आप्रा की वेबसाइट पे उनको अपलोड करते हो। ठीक। और जब आप अपलोड करते हो तो अब मेरे तकरीबन कोई 5 घंटे लगे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना कुछ है अपलोड करने के लिए। और ये अच्छी बात है, अगर आप हर चीज़ उनको डिटेल में प्रोवाइड कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, ओके। तो उसमें फिर आपने ट्रांसक्रिप्ट्स अपलोड की, आपने डिग्रीज अपलोड की, आपने उनको अपने रिसर्च टाइटल्स बताए, कितने वर्ड्स हैं मेरे रिसर्च टाइटल्स के, कितने आवर्स के मैंने इंटर्नशिप की है, टोटल कितने आवर्स बनते हैं, वीक में कितने डेज हैं, मंथ में कितने डेज हैं, ये सारी डिटेल्स वो मांगते हैं। वो बड़ा डिटेल जो है ना वो वहाँ पे एक होता है परफॉर्मा जो आपने फिल करना होता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अप्लाई करते हैं और फिर आप बाकी कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं और फिर वो आपको तकरीबन कोई 2 से 2.5 महीने बाद आपको एक इनिशियल ईमेल रिसीव होती है कि वी हैव रिसीव्ड योर डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फिर 2-2.5 महीने के बाद आपको वो आप्रा की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट थी इंग्लिश लैंग्वेज के स्कोर की? जी बिल्कुल थी। आपको अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज का चाहे IELTS है, PTE है, वो आपको कंप्लीट करना होता है। वो 6 ईच है? उसमें जो हमारे पास मिनिमम था वो 65 ईच आपने करना होता है, लेकिन अगर आपका 7.5 चला के है तो इट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। वो आपकी माइग्रेशन के लिए वो एग्जैक्टली वो आपके उस पर कितने पॉइंट्स थे? मेरे उस टाइम 7.5 बन गए थे ओवरऑल। ठीक है। और जो टोटल माइग्रेशन के लिए पॉइंट्स कितने चाहिए थे एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको? मेरे वो 65 थे, लेकिन मेरे टोटल 75 बन गए थे। दैट्स गुड। तो आपने फिर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट कर दिया? जी। कितने महीने बाद फिर आपको इनविटेशन आया? एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जब मैंने सबमिट किया तो मुझे वो तकरीबन शायद वो उनका पीक टाइम चल रहा था ये क्या, लेकिन मुझे हफ्ते के बाद ही उनका रिप्लाई आ गया था। हाँ जी, मुझे हफ्ते के बाद उनका रिस्पांस आ गया था। तो वो जो मेरा बीच के 1 महीने के अंदर मैंने जो था वो मैक्सिमम 1 और 2 मंथ के अंदर मैंने वीज़ा तक अपना अप्लाई कर दिया था। मेरा प्रोसेस बहुत फास्ट ट्रैक हुआ था। उसका मैं ये कह सकती हूँ कि प्लस पॉइंट ये होता है कि कोविड के फ़ौरन बाद मैंने अप्लाई किया, तो वो इनको वैसे भी एक था कि बिल्कुल। तो लेकिन और फिर वीज़ा मैंने अप्लाई कर दिया, और वीज़ा के बाद मैंने तकरीबन कोई 4-1 महीने वेट किया एंड देन आई गॉट माई वीज़ा। माशाल्लाह, दैट्स नाइस। तो अभी कोई पाकिस्तान में साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट की फील्ड में है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, दैट्स द राइट टाइम टू अप्लाई। यस एग्जैक्टली, क्योंकि मेंटल हेल्थ अभी भी इनके जो है वो डिमांड में है, ठीक है। और पर्थ अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू मेलबर्न, सिडनी या बाकी जो इनके हैं, तो पर्थ अभी उस तरह से क्राउडेड नहीं है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा। मेरा यही सवाल था, पर्थ क्यों चूज़ किया आपने ऑस्ट्रेलिया में? पर्थ में टू बी ऑनेस्ट मैं तो ये था कि फैमिली सपोर्ट में नहीं यहाँ पे है। आपको पता है कि इमोशनली आपको कितनी सपोर्ट चाहिए होती है जब आप, इट्स अ बिग ट्रांजिशन, जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए, लेकिन नाउ आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर, बिकॉज सिडनी, मेलबर्न इज़ टू क्राउडेड, वहाँ पे बहुत है। लेकिन यहाँ पे डेली बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, डेली बेसिस पे। अगर आप देखें कि कितने लोगों ने अप्लाई किए, तो हार्डली 5 एप्लीकेशंस, 6 एप्लीकेशंस, क्योंकि आप्रा का आपका जो लाइसेंस लेना इट्स टू टफ। कि आई हैव हर्ड द स्टोरीज़ कि जहाँ पे लोग आते हैं और उसके बाद उस लाइसेंस लेने की वजह से कहते हैं कि हम अपनी फील्ड छोड़ देते हैं, हम किसी और फील्ड में एंटर हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई ये इट्स टफ। लाइसेंस लेना इट्स अ टफ, व्हिच आई एम गोइंग थ्रू द प्रोसेस करेंटली। प्रोसेस गुजर रही है। जी। ठीक है। तो उसका प्रोसेस अगर आप ब्रीफली बताना चाहें कि वो भी काफ़ी लेंदी होता है इसका लाइसेंस लेना? जी बिल्कुल, वो ऐसे ही है कि जैसे अब आपने इमिग्रेशन के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स दिए थे उसकी एफ़र्ट को आप थोड़ा सा मज़ीद ऊपर कर दें, तो आपको आप्रा के लाइसेंस के लिए एफ़र्ट करना पड़ती है, क्योंकि आप्रा की लाइसेंस में भी उनको एग्जैक्ट सारे वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जो पहले आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को चाहिए थे। लेकिन अब अपॉन दैट वो कहते हैं कि आप अपने यूनिवर्सिटीज़ को बोलें कि वो डायरेक्ट हमें आपके डॉक्यूमेंट्स ईमेल करें, ट्रांसक्रिप्ट हमें डायरेक्ट भेजें। फिर जहाँ जहाँ आपने काम किया है वो आपके एम्प्लॉयर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग इज़ अ थिंग, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो कि मेंटल हेल्थ को देख रही है, लेकिन यहाँ पे है। और अगर पाकिस्तान में कोई ऐसी बॉडी नहीं है तो आपके एम्प्लॉयर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं ये देखने के लिए कि आपने अपने वर्क प्लेस पे अपने एथिक्स को कितना फॉलो किया, मॉरल आपका प्रोफेशनल बिहेवियर एटीट्यूड कितना रहा है।
तो वो उसमें भी ओवरसीज़ के लिए इट्स अ मोर टफ, क्योंकि फिर अभी मुझे 4 महीने हो गए लाइसेंस के प्रोसेस को देखते हुए, और नाउ आई एम ऑन द 3rd स्टेज, फाइनली वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि अब मुझे वो आई मीन कि जिस वो तरह जो हमारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स आते हैं उनको भी AMC1 AMC2 कुछ एग्जाम्स देने पड़ते हैं, उस पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, फिर उनको लाइसेंस मिलता है। या तो आपके साथ भी ऐसा ही है कि जो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रोफेशंस है उनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है? लाइसेंस लेना पड़ता है और एग्ज़ाम भी होता है। एग्जाम भी या एग्ज़ाम भी होता है हमारा। सही। तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरी सिद्रा से लिंक्डइन के थ्रू ही मुलाकात हुई थी और वो अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब ढूंढ रही थी। तो मेरा सवाल है कि आपको अब जॉब मिली आपकी फील्ड से? अब मैं यहाँ पे सबको एक एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर क्योंकि इट्स इजी टू कम हेयर, ठीक है, और यहाँ आने के बाद आप किसी भी प्रोफेशन में, आपको आई नो कि एक नीड होती है कि यू हैव टू अर्न, ठीक है, आपने किसी भी प्रोफेशन में कोई ना कोई काम करके आपने अर्निंग करनी होती है। लेकिन अगर मेरा एक ये है, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हैं और आप CVs जब सबमिट करा रहे होते हैं तो यहाँ पे प्रेफर करते हैं लोकल एक्सपीरियंस को। यू हैव दैट अर्निंग, इवन इफ मेरी PR है लेकिन मेरा लोकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू सिक्योर अ जॉब। ओके, सो अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप अपनी फील्ड में पहले एज एन इंटर्न जो है वो आप एक दफ़ा उसमें से स्टार्ट लें, क्योंकि इंटर्नशिप जब आप करते हैं तो फिर इट्स लाइक एक दफ़ा आपने 3 महीने 6 महीने की जगह पे लगा लिए, वंस यू हैव ऑस्ट्रेलियन टैग ऑन योर CV कि मैंने ऑस्ट्रेलियन किसी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, देन इट्स सो ईजी फॉर यू टू गेट अ जॉब। सो आई थिंक इंटर्नशिप इज़ अ ईजी वे टू गेट अ जॉब इन योर ओन फील्ड इंस्टेड ऑफ कि आप किसी और फील्ड में जाएं। आपको भी काफ़ी महीने लगे ये इंटर्नशिप लेने में। तो जो बाकी जो लोग हैं जो अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स ढूंढते हैं, जब इतनी सक्सेस उनको नहीं मिलती, इतने सारे फेलियर्स के बाद या इंटरव्यूज़ में फेल होने, इंटरव्यू की कॉल ही ना है, तो वो भी एक मेंटल डिप्रेशन इस तरह के इसमें जाते हैं। आप खुद एक साइकोलॉजिस्ट है, आप पे भी शायद ऐसा फेस अल्लाह न करे आया हो, आपने उसको कैसे टैकल किया? मैं अपने बिल्कुल बहुत एक अच्छा पॉइंट किया है, क्योंकि अभी मुझे तकरीबन यहाँ पे आए हुए कोई 6 महीने तो आराम से हो गए हैं जी। तो ये फेज़ आया मुझ पे, स्पेशली जब आप पाकिस्तान में एक आपका एक प्रोफेशन चल रहा होता है, आप यू आर वर्किंग एंड यू आर अर्निंग, और फिर आपका जब यहाँ पे आके आपके पास काम भी नहीं होता, आपकी अर्निंग भी नहीं उस तरह से हो रही होती, तो आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होते हो। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आने मतलब जितने भी न्यू कमर्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं हमारे, उनको ये डिप्रेशन, एक स्ट्रेस इसमें से गो थ्रू करना पड़ता है। लेकिन आप जो मेन चीज़ होती है कि एटलीस्ट यू आर आपने अपना जो स्पोर्ट उस टाइम है ना, आपको वो चाहे आपके पाकिस्तान में आपको अपने बहन भाइयों से मिल रही है, फ्रेंड्स से मिल रही है, या फिर आपका यहाँ पे आपने अपने फ्रेंड्स बना लिए हैं, आपका पीयर ग्रुप बन चुका है जिससे आप सपोर्ट ले, तो वो बहुत मैटर करती है। आपने डेली बेसिस पे अप्लाई करना जॉब्स के लिए, मैं डेली बेसिस पे कभी 15 कभी 20 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही होती थी। जो शुरू में मैं आई, क्योंकि आपके बड़ा एक होता है कि मैंने जॉब सिक्योर करनी है, तो मैं अप्लाई कर रही थी जॉब्स के लिए। और ये प्रोसेस कोई आसान नहीं होता आई वुड से, लेकिन इसमें यही होता है कि यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। एक चीज़ जब टाइम टेकिंग है तो वो जितना टाइम लेना है वो लेगी। अब आफरा ने 4 महीने लेने हैं तो वो ले रहे हैं, ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ टाइम से पहले नहीं हो सकती है, तो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, तो फिर इंशाल्लाह ताला बाकी अल्लाह खैर करेगा। इस प्रोसेस में मुझे याद है आपने नेटवर्किंग भी काफ़ी की है। नेटवर्किंग उसके भी बताइएगा प्लीज़। नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। मैं अभी पाकिस्तान में ही थी तो मैंने लिंक्डइन पे उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दी जो कि मेरी मेंटल हेल्थ के रिलेटेड काम कर रहे हैं यहाँ पे एज अ साइकोलॉजिस्ट। और यहाँ पे आने के बाद मैंने दोबारा जो है आपको अपनी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि वंस आई एम देयर तो मैंने इसके बाद करना क्या है। जैसे मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे आके लाइसेंस लेना है अपना, मुझे पता था कि मैंने यहाँ पे आके अपनी जॉब सिक्योर करनी है, तो मैंने यहाँ पे आके अपने लोगों को कांटेक्ट किया और फिर उनको लिंक्डइन पे मैसेजेस भी किए। सिर्फ आपने रिक्वेस्ट ऐड नहीं करनी होती, आपने उनको मैसेज भी करना था जिसमें यू हैव टू ब्रीफली एक्सप्लेन देम कि मेरा नाम ये है, मैं इस कंट्री से आई हूँ, मेरी ये मेरा प्रोफेशन है, ठीक है, और करंटली आई एम इन दिस प्रोसेस कि मैं जॉब सर्च कर रही हूँ या इंटर्नशिप सर्च कर रही हूँ, एंड आई हैव गॉन थ्रू योर प्रोफाइल और मुझे उसमें से आई फील लाइक इफ़ यू कैन हेल्प मी इन दिस थिंग एंड दिस थिंग, ठीक है। तो अगर वो आपकी हेल्प ना कर सकते हो तो भी आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में, ऐसी वेबसाइट्स के बारे में बता देते हैं जिसमें आपकी मज़ीद आगे हेल्प हो सकती है। तो नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आई फील लाइक कि मैं अगर आज इंटर्नशिप मैंने सिक्योर किया है तो इसके पीछे नेटवर्किंग का बहुत हाथ है। अगर आपने 100 लोगों को रिक्वेस्ट भेजी होगी या मैसेज किया होगा, एटलीस्ट 90-80 ने तो आपको रिस्पॉन्ड किया होगा। एग्जैक्टली। तो थोड़ा पर्थ के बारे में बताएं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स आपने देखे पर्थ के, और जो फ्यूचर फीमेल स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, बाकी कंट्रीज से जो आना चाहती हैं ऑस्ट्रेलिया, क्या आप इनको रिकमेंड करेंगी पर्थ आए?
रिकमेंड देखिए, या डेफिनेटली अगर आप यू फील लाइक यू हैव दिस पोटेंशियल, यू फील लाइक यू हैव दिस डिग्री, यू हैव दिस एक्सपीरियंस, आप कर सकती हैं, तो आई थिंक यू नीड टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। और वो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? असेसमेंट। क्योंकि असेसमेंट की बेस पे आपकी बाकी सब होती है। आपकी असेसमेंट एक दफ़ा पॉजिटिव आ गई है, देन अगर उन्हें असेसमेंट दी तो इट्स मीन दे आर सेइंग कि यस यू आर एलिजिबल टू बी हियर, यू कैन बी हियर। तो उसके बाद आप एक फर्स्ट स्टेप लें, देखें, उसके बाद आपकी प्लानिंग, डायरेक्शन, नेटवर्किंग, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका, बहुत ज़्यादा स्कोप है मेंटल हेल्थ का। आपको जगह जगह पे मेंटल हेल्थ मिलेंगे, और स्पेशली यहाँ पे तो गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत जो है वो यहाँ के साइकोलॉजिस्ट को फंड्स प्रोवाइड करती है। ये जो मेडिकेयर हम लोग देखते हैं, तो ये गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों के लिए आसान करती है कि लोग आपके पास आएँ ट्रीटमेंट्स के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि ये बहुत ही डिमांड में प्रोफेशन है, तो यस यू शुड कम। चलिए, मेंटल हेल्थ का जिक्र हुआ और इस चीज़ की आप स्पेशलिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं। मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई इतना खुल के बात नहीं करता, मतलब इस तरह ऐसा टॉपिक है कि लोग बात करना पसंद नहीं करते, या करना नहीं चाहते, या इनक्रेज नहीं किया जाता इस टॉपिक बात करने का। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है स्पेशली पाकिस्तान में, और क्या रिसेंटली ये चेंज हुआ है कि अब लोग बात करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, क्या नहीं? पाकिस्तान में आई वुड से कि थोड़ी सी अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ का ना, ये कोई बहुत ही पुराना प्रोफेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। शुरू से अगर देखा जाए तो एंशियंट टाइम से भी, ग्रीक्स टाइम में भी, आगे फिर जो है वो लोग पहले शुरू में ये समझते थे कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू है तो ये किसी जिन्नात का काम है, यू नो, डीमंस हैं, दिस एंड दैट, और इस तरह के फिर ट्रीटमेंट्स भी रहे हैं। लेकिन विद टाइम ये अवेयरनेस आई है कि ये कोई डीमंस या सुपर नेचुरल थिंग नहीं है, इट इज़ अ रियल थिंग, जस्ट लाइक यू हैव अ फिजिकल इलनेस, जो आपको हेडेक है या आपको कहीं पे कोई फिजिकली कोई बीमारी है, इसी तरह से आपकी जो है ना वो ज़हनी बीमारियां भी एग्जिस्ट करती हैं, एंड इट्स ट्रू। तो पाकिस्तान में आई वुड से कभी जो जिस चीज़ की सब ज़्यादा ज़रूरत है वो अवेयरनेस की है। जब आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती है, आप उसके बारे में बात किस तरह से करेंगे। लेकिन अभी आई वुड से, आई एम हैप्पी टू से कि पाकिस्तान में अभी जो मीडिया के थ्रू काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, जो कि हमारे लोग वहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज से जो है वो सफ़र कर रहे हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स होती हैं और किस तरह से हम उनको डील कर सकते हैं। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आई वुड से कि थोड़ा सा आपको जो सोशो इकनॉमिक स्टेटस है वो बहुत मैटर कर होता है। अभी आई फील कि पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए वो लोग जाते हैं जो कि फाइनेंशियली इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट है ना कि वो लोग कहते हैं कि यार इट्स जस्ट अ 45 मिनट सेशन और उसमें हम करेंगे क्या, तो उसके लिए हम इतने पैसे दे दें। तो यू नो फिर लोग ये होते हैं कि यार आपस में दो दोस्तों ने बैठ के बात कर ली है ना, तो दे फील है कि हाँ तुमसे बात कर लिए तो इट्स फाइन, अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि डॉक्टर ही होता है, राइट। तो इस तरह से जो है ना पाकिस्तान में अभी अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, और नो इट्स टू सम एक्सटेंट आई वुड से कि यस इट्स हैपनिंग। चलिए, कुछ लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, अफोर्ड भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग का ये है ना कि अगर दिखाए तो ख़ानदान में बात होगी कि ये तो शायद दिमागी मरीज़ बनता जा रहा है, कुछ पागलपन है, कुछ ऐसा है। लोग डरते हैं कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया, मुझ पर लेबल ना लग जाए कि इसको कुछ ये स्टिग्मा का बहुत ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में है। लोग इवन इन माय एक्सपीरियंस लोग ऐसे भी आते हैं जिनकी फैमिलीज़ को नहीं पता कि आई एम गोइंग टू सी अ साइकोलॉजिस्ट, तो लोग छुपाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के लिए गया है वो पागल है। जो ये अगर हम कॉमन वर्ड्स में बोलेंगे तो उसको लोग पागल कहेंगे, ठीक है। तो ये कोई भी लेबल अपने ऊपर इंसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे पागल कह रहा है। सो इट इज़ हमारा जो एक सोशल प्रेशर है, एक नॉर्म है हमारी कि नहीं भाई हम लोगों ने मेंटली हेल्दी शो करना है, तो इस चीज़ को हम लोग हाइड करना है। तो ये वाकई एक प्रेशर है, स्टिग्मेटाइजेशन पाकिस्तान में है जी। अच्छा, अगर किसी को अपनी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव करनी होती है तो लोग रिकमेंड करते हैं कि आप अच्छी हेल्दी डाइट पे आएँ और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर किसी को अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करनी है तो उसके लिए क्या सजेशन है? मेंटल हेल्थ के लिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो फिज़िकल जो डाइट हम लेते हैं इसका डायरेक्टली लिंक है आपके मेंटल हेल्थ के साथ। हमारा जो हमारी जो ब्रेन हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा होता है, जैसे अभी मैं फिजान से बात कर रही हूँ और फिर मेरा ब्रेन इस चीज़ की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, वो सारा जो है ना वो केमिकल्स के फॉर्म में, दिमाग के अंदर केमिकल्स के फॉर्म में हो रहा है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर वो केमिकल्स हैं वो हमारी जो गट हेल्थ है, आई एम श्योर गट हेल्थ को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो जो हम चीज़ें खाते हैं उनका जब वो डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें उसका एक सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है। डाइजेस्ट किस तरह से होती है कि फूड सिक्रीट करना, वो एक उसका फ्लूइड बनना शुरू हो जाता है। तो वो जो हमारा मेन है वो हमारा माइंड है, वो 95% जो सिक्रेशन है वो वहाँ से लेता है माइंड।
आपकी गट हेल्थ से जा रही होती है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से जा रही होती है वो उसको सिक्रीशन। तो वो अगर आपने हेल्दी फूड खाया है तो वो जो सिक्रीशन है वो हेल्दी जा रही है। अगर आपने हेल्दी फूड नहीं खाया, जंक फूड खाया है, अगर आप अपनी रूटीन में फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, दालें नहीं खा रहे हैं, मीट जो भी है, फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो आप माइंड को वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं कि उसको मेंटली प्रॉपर हेल्दी फंक्शन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नहीं उसके लिए। तो डाइट का बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे ऊपर। तो आपने एग्स खाने हैं, फ़िश खाना है, आपने होल ग्रेन्स लेने हैं, आपने फ्रूट्स लेने हैं, वेजिटेबल्स लेनी है, B12 ये बहुत ज़रूरी है हमारे मेंटली हेल्दी फंक्शन करने के लिए। सही। अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है तो ऐसी क्या साइंस होती हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए ताकि उसका अर्ली ट्रीटमेंट हो सके? ठीक है, जो अर्ली साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं ना, वो टू बी ऑनेस्ट जो मेंटल हेल्थ एक बड़ी सब्जेक्टिव सी जैसे मुझे फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन एक वर्ड है, लेकिन इसकी कोई एक जो डेफिनेशन अगर मैं कहूँ ना वो हर इंसान के ऊपर इक्वली पूरी नहीं आती है। अगर मुझे डिप्रेशन फॉर एग्जांपल है तो मेरी साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंट होंगी या मैं उसको एक्सप्रेस डिफरेंट तरीके से कर रही होंगी। किसी और को डिप्रेशन है तो वो उसको एक्सप्रेस डिफरेंट तरीके से कर रहा होगा। इवन आई रोट एन आर्टिकल, उसका टाइटल मैंने ये दिया था कि डिप्रेशन हैज़ अ हैप्पी फेस टू। तो देर आर पीपल जो कि हम सराउंडिंग्स में देखेंगे हंस रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, रूटीन के काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वी नेवर नो कि दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन। तो वो जो उसके साइन एंड सिम्टम्स होती हैं वो सबसे पहले आपको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी। ओके, अब हम कब कहते हैं कि यू नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट? वो हम तब करेंगे जब आपको लगता है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी की वजह से आपकी जो डेली लाइफ है अब वो इम्पेक्ट होना शुरू हो गई है। आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया अपने डेली लाइफ एक्टिविटी से, आपका जॉब के ऊपर जाने का दिल नहीं करता है, वहाँ जाके आपकी जॉब परफॉर्मेंस इम्पेक्ट हो रही है। आप पहले सोशलाइज करते थे लेकिन अब आपने सोशलाइज करना छोड़ दिया, अब दोस्तों से बातचीत करना कम कर दिया आपने। तो ये वो इंडिकेशंस होती हैं जो आपका माइंड आपको बता रहा होता है कि यू आर नॉट फंक्शनिंग इन अ प्रॉपर वे द वे यू यूज्ड टू बी, जिस तरह से पहले था डिप्रेशन से पहले। तो ये वो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में हमें देखना चाहिए। अगर हम बुकिश टर्म में बात करें तो इफ़ इट्स हैपनिंग लाइक मोर देन 6 months तो फिर आपको देन इट्स अ पॉइंट वेयर यू नीड टू सी अ साइकोलॉजिस्ट। तो ये साइंस एंड सिम्टम्स हमारे लिए होते हैं। क्या इसके हमें शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों में, या ये डर होता है कि यार ये तो मजाक उड़ाएंगे मेरा? टू बी ऑनेस्ट इस चीज़ का ना आपको पहले आपको खुद एक ज़ाती तौर पे अंदाज़ा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे 5 या 10 लोग मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उन 5 या 10 लोगों में से कोई 2, 1, 3 कोई कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ मैं अपनी ये चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपकी लाइफ में आपका कोई एक आध पर्सन ऐसा होता होगा जिसके साथ आप सब शेयर करते हैं और आपको ये महसूस होता है कि ये मुझे जज नहीं करता, मैं अपना अंदर का जो एक असली इंसान है मैं वो इसके सामने अगर ला के रख दूँ तो ये मुझे जज नहीं करेगा। क्योंकि लोग क्यों छुपाते हैं चीज़ों को? उनको जजमेंट का डर होता है ना कि मैं इसको ये बताऊंगा ये पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो वो आप शेयर करें, शेयर करना चाहिए आपको, क्योंकि ये आई थिंक ये आपकी बहुत बड़ी ब्रेवरी का पॉइंट होता है, बहादुरी होती है आपकी कि आप यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एंड नो यू आर आस्किंग फॉर हेल्प। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको सिखाया भी नहीं गया होता है कि आपने हेल्प किस तरह से मांगनी है, तो खुद अपने अंदर एक जंग लड़ रहे होते हैं, तो विच इज़ नॉट हेल्थी आई थिंक। तो यस, यू शुड शेयर विद द पीपल दैट यू फील लाइक। आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं? अगर होते हैं तो क्यों? रिसेंटली मैं एक रिसर्च पढ़ी थी, इट वाज अ सेज जर्नल था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्हें विद 6 to 10% रेशो ज़्यादा होती है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की एज़ कम्पेयर टू अदर एशियंस कंट्रीज़ या अब जो बाकी जो हमारे कल्चरल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारा जो है वो कलेक्टिव कल्चर होता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होता है। हमारे जो कल्चर डिफरेंसेस हैं कि वंस यू आर 18 देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस एंड थिंग्स इन लाइफ। तो वो इस वजह से भी होता है कि हमारे कल्चर में हमारे जो रिश्ते होते हैं आपस में उनकी एक सपोर्ट होती है, इमोशनल सपोर्ट होती है, विच इज़ टू सम एक्सटेंट बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होता है उसका एक बहुत अहम किरदार होता है हमारी लाइफ में कि हम लाइफ में कितना आगे कर रहे हैं, कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना मेंटली हेल्दी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें वो सपोर्ट प्रोवाइड होती है। यहाँ पे चूँकि एक आपको जहाँ पे एक ये इसका प्लस पॉइंट दिया गया था कि यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू कैन डू थिंग्स, यू आर ऑन योर ओन इन योर लाइफ। तो वहाँ उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट यही होता है कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, डू यू हैव एनी पर्सन इन योर लाइफ जिसके साथ आप बात शेयर कर सको, अगर आपको कोई मसला है तो आप उसको बता सको, आपको इमोशनल सपोर्ट कितनी प्रोवाइडेड है।
आई थिंक विच इज़ अ क्वाइट अ मेन डिफरेंस विच जी। आई फील लाइक कि यहाँ पे नहीं है और हमारे कंट्रीज़ में होता है, तो जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो है ना उसका थोड़ा सा प्रोपोर्शन यहाँ पे ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, ये 6-7 महीने में आपकी इंटरेक्शन ही होगी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ, न्यू माइग्रेंट्स के साथ। उनको किस किस्म के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे वो फेस कर रहे हैं और उनके लिए वो क्या कर सकते हैं उसको ओवरकम करने के लिए? आपकी इंटरेक्शन हुई है तो? जो बेसिकली मेरी इंटरेक्शन हुई है अभी मेरी फील्ड के भी 2-3 लोगों से मेरी बात हुई है जो कि रिसेंटली यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे आया है या वैसे आया जी। है। और इवन अभी आते हुए भी मैं एक लड़की से बात करी थी जो कि पाकिस्तान में एक ऑनलाइन डिग्री कर रही है यूके से, लेकिन उनका इरादा भी है कि मैंने यहाँ पे आना है और मैंने रजिस्ट्रेशन लेनी है। तो जो मेन चीज़ यहाँ पे होती है आई फील लाइक स्ट्रेस, ठीक है, और फिर स्ट्रेस की वजह से आपका डिप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस हम कह सकते हैं कि यार सिचुएशनल स्ट्रेस है, वक्ती है। मैं अभी भी यहाँ पे आया हूँ, मुझे स्ट्रेस हो रहा है कि मैंने जॉब लेनी है, मैं 2-3 महीने, तो फिर भी मेरे अंदर एक मोटिवेशन होगी कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, नेटवर्किंग कर रहा हूँ। लेकिन 3-4 महीने गुजर गए हैं, अभी तक मैंने जॉब सिक्योर नहीं की है, तो मेरे अंदर मोटिवेशन का लेवल डाउन हो गया है। मेरे अंदर अब थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट आना शुरू हो गई है, तो मेरे अंदर डिप्रेसिव सिम्टम्स आएंगे कि मज़ीद मैं अप्लाई नहीं करूँगा, बातचीत करना छोड़ दूँगा। तो ये स्ट्रेस और फिर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी कॉमन हो सकती हैं जब आपके अंदर एक ट्रांजिशन चल रही होती है कि अपना घर बार छोड़ के आप दूसरे कंट्री में आए हैं। और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी फैमिली की, आपके फ्रेंड्स की, कि अब तो बाहर चले गए हैं तो आपने जॉब भी करनी है, अर्निंग भी करनी है, अपने पेरेंट्स को आपने सपोर्ट करना है, ठीक है, आपने यहाँ पे रह के स्पेशली अपने एक्सपेंसेस में अपने मैनेज करने हैं। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो इतनी ज़्यादा आपके साथ एसोसिएटेड होती हैं कि वो सब मैनेज करना, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन आर द 2 थिंग्स व्हिच आई फील लाइक मैंने खुद उसमें से गो थ्रू किया है और हर आने वाला बंदा उसमें कहीं ना कहीं गो थ्रू कर रहा होता है। तो उसको ओवरकम कैसे करें? लोगों से ज़्यादा मिलें, नेटवर्किंग करें? यस, आप जितना सोशलाइज करोगे, यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं, जिनको 2 साल 3 साल हो गए हैं, जैसे व्हाट आई डिड, आई कॉन्टेक्टेड यू नो, तो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं आपका। जब आपको लगता है कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट, जब आप 10 लोगों की कहानियाँ सुनेंगे ना कि नहीं इधर आके सभी इसमें से गो थ्रू करते हैं, तो आप खुद को अकेला फील नहीं करेंगे। तो फिर आपको आइडिया हो कि नहीं, ये तो प्रोसेस है और ये इसमें से मुझे गुजरना ही गुजरना है, तो मैं अपने खुद को मेंटली इस चीज़ के लिए मुझे प्रिपेयर रखना होगा। तो सोशलाइज करें, लोगों से मिले, बातचीत करें, डिस्कस करें, डिस्कस करने से चीज़ें सॉल्व होती हैं। बिल्कुल। चलिए अब हम अपनी डिस्कशन को शिफ्ट करते हैं करियर काउंसलिंग की तरफ। आपके पास माशाल्लाह एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में एज अ रिक्रूटर काम करने का। तो जब रिक्रूटर जो है वो क्या सॉफ्ट स्किल्स देखता है कैंडिडेट में जब वो अप्लाई करता है किसी पोजीशन के लिए, रेज्यूमे में या जब आप इंटरव्यू करते हैं, वो कौन सी सॉफ्ट स्किल्स है जो कैंडिडेट में होना बहुत ज़रूरी है? आई वुड से कि जब आप सिंस मैं इंटरव्यूज़ पैनल का एक पार्ट रह चुकी हूँ, तो उसमें आई वुड से कि आपकी पर्सनैलिटी असेस हो रही होती है, और जब आपकी पर्सनैलिटी असेस हो रही होती है तो उसका एक ये एक्सपेक्ट होता है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती है। जब भी कोई जॉब पोजीशन आपने कहीं पे देखी है, उस जॉब पोजीशन के लिए सॉफ्ट स्किल्स होंगी, हार्ड स्किल्स होंगी। हार्ड स्किल्स मैं कह सकती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना है, मैंने अप्लाई किया एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मुझे एक्सेल आता है नहीं आता, मुझे ऑफिस पे काम करना आता है नहीं आता, मैं हॉटमेल को हैंडल कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, मेरी फाइल मैनेजमेंट कैसी है, मेरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कैसा है, ठीक है, ये सारी हार्ड स्किल्स हैं आपकी। जब मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँगी कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, फ्रंट एंड डेस्क पे हैं, ठीक है, आप लोगों को कितना मैनेज कर सकते हैं, आप HR में हैं, लोग आपके पास आते हैं डेली बेसिस पे, हमें पे रेज चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए, ये हो गया है, मेरी मैनेजर से बात नहीं बन रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आती है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स आर द पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, ठीक है, कि आप कितना जो है वो लोगों को हैंडल कर सकते हैं आउट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डेस्क पे बैठ के काम करना इज़ समथिंग एल्स, लोगों को डील करना इज़ योर सॉफ्ट स्किल। तो जैसे मार्केटिंग के लोगों के लिए देखें कि उनको ये पर्सनालिटी चाहिए, आउटस्पोकन हो, सोशलाइज करता हो, एक्सट्रोवर्ट हो, बातचीत करना आता हो, ये सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो आप जब किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा माइंड में ये रखें कि मेरी हार्ड स्किल्स क्या हैं, उनके ऊपर मैं पूरा उतरता हूँ, फाइन, इस जॉब के लिए सॉफ्ट स्किल्स क्या होंगी, ठीक है। जब मैं इंटरव्यू में जाऊँगा तो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो, मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मेरे कम्युनिकेशन का लेवल क्या है, मैं रिस्पॉन्ड किस तरह से करता हूँ, मैं नर्वस अगर हो रहा हूँ तो मैंने उसको किस तरह से डील किया है, तो ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो इंटरव्यू में ये चीज़ आपकी असेस होती हैं, बिकॉज आई फील लाइक एम्प्लॉयर के माइंड में ये होता है कि वो आपको हार्ड स्किल्स सिखा लेगा, राइट, आपको वो ट्रेनिंग दे देगा हफ्ते की 2 हफ्ते की। सॉफ्ट स्किल्स अगर आप में नहीं है ना,
तो वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आती है कि अगर ये बंदा बाय नेचर या ये एक्सट्रोवर्ट नहीं है और मुझे इस पोजीशन के लिए एक्सट्रोवर्ट चाहिए, तो मैं इसको एक्सट्रोवर्ट कैसे बनाऊंगा, राइट? तो वो आपके जो थॉट प्रोसेस होता है, आपको उसके साथ डील करना, बिहेवियर को चेंज करना आसान नहीं होता। बिल्कुल। एज अ रिक्रूटर, व्हाट स्टैंड्स आउट इन अ रेज्यूमे फॉर यू? एक रेज्यूमे आपके पास आती है, आप 10 से 15 सेकंड उस पर देखती हैं, क्या चीज़ है जो स्टैंड आउट करती है और आपको होता है कि ठीक है मैं इसको कॉल्स करती हूँ या इसके रेज्यूमे को थोड़ा और डिटेल में देखती हूँ? थोड़ी एक गुड और बैड एग्जांपल भी दें और ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ स्टैंड आउट करती है रेज्यूमे में। अच्छा, जब आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है तो आप उसके पहले एडवर्टीजमेंट को बहुत गौर से देखें, राइट? हम यूजुअली देखते हैं टाइटल देखा, हाँ ये आई कैन डू दिस, और सीवी जो है वो अप्लाई कर दी, सबमिट डॉक्यूमेंट्स डाल दिया एंड देन सबमिटेड एंड देन वी वेट फॉर अ कॉल। नो, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है और फिर आपने देखनी है रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स में यूजुअली वो चीज़ें ऐड करते हैं जो कि उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, राइट? तो आपने ये देखना है, आपने उस एडवर्टिजमेंट को गो थ्रू कर लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन देख ली, रिक्वायरमेंट्स देख ली, एक्सपीरियंस देख लिया, एजुकेशन देख ली, टाइटल देख लिया, ओके फाइन। और फिर एक और चीज़ जो हम लोगों ने नहीं करना है वो ये है कि आपने अपनी एक सीवी तो बना ली है, अब आपने 10 पोजीशन के लिए अप्लाई किया, तो आपने उसी सीवी को 10 जगह पे जो है वो एज इट इज़ आपने अप्लाई कर दिया, उसको टेलर करना आपने। टाइटल्स अगर आपने चेंज करना है तो करें, क्योंकि एक बात को करने के 100 अंदाज हो सकते हैं, ठीक है? तो आपको अपनी सीवी में देखना है कि वो जो टर्म्स और रिक्वायरमेंट्स एडवर्टीजमेंट में है वो चीज़ें मैंने अपनी सीवी में डालनी है, उसको थोड़ा सा बात कर, उनको थोड़ी सी कॉमन ग्राउंड्स फील हो उस सीवी में। तो टर्म्स देख लेनी है आपने, सीवी के अंदर क्या आपने किस तरह से किया, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनमें थोड़ी सी आपने चेंज कर लेनी है, ये चीज़ें आपने ऐड करनी है। उसके बाद आपने ये देखना है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना और कितनी लेंथ है इसकी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे क्या होता है, मैंने जगह मैं जॉब के लिए अप्लाई करने गई तो वहाँ की जो आई वुड से इट्स अ गुड थिंग, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, लेने के बाद उस बंदे ने मुझे बैठ के कॉपी पेंसिल लेके सारा बताया कि आप अपनी सीवी में ये चीज़ें करो। अच्छा, यस, तो वो उन्होंने मुझे वो इंसाइट दी जो कि यहाँ के एक ऑस्ट्रेलियन रिक्रूटर ने मुझे दी कि हम क्या देखते हैं सीवी में। तो देन शी सेड कि टाइटल्स किस तरह से मैनेज करने हैं, लेंथ जो है वो अगर आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 1 पेज के भी इनफ है, या मैक्सिमम 1.5 कर लें। अगर आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 6 इयर्स का है, तो फिर आप कहें कि अच्छा ना हो, मेरी आप सीवी 2 पेजेस की हो सकती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे था कि मोस्टली जो प्रोफेशनल्स या स्टूडेंट्स पाकिस्तान मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, 5-5, 4-4 पेजेस की ये रेज्यूमे है, मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि 2 पेजेस काफ़ी हैं, तो इस पे आपका क्या टेक है? ये बिल्कुल आपने ठीक सजेस्ट किया, 2 पेजेस आपके लिए इनफ होते हैं, ठीक है? आपने अपना टाइटल बताया कि मैंने प्रीवियसली इस कंपनी में काम किया, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, किस टाइम से लेकर किस टाइम तक था, और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने बतानी है उसमें। फिर कवर लेटर, हमारे यहाँ पाकिस्तान में कवर लेटर का ट्रेंड नहीं है, आई नो, लेकिन यहाँ पे कवर लेटर का ट्रेंड है जिसमें आपकी वाकई पर्सनल स्टेटमेंट होती है कि मैं इस पोजीशन के लिए क्यों एलिजिबल हूँ कि आप लोग मुझे चूज़ करें। तो कवर लेटर यहाँ पे हर कंपनी मांगती है। अगेन, आपने 20 जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, आपने 20 दफ़ा उसको अमेंडमेंट्स करनी है। टाइटल मैं आपकी पर्सनल स्टेटमेंट उसमें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी हर पोजीशन के लिए, तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है पहले से। अच्छा, हमारे जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स या न्यू माइग्रेंट्स आते हैं डिफरेंट वीज़ा पे, वो ज़्यादातर उबर और सिक्योरिटी जॉब्स की तरफ क्यों इंक्लाइन होते हैं? वो उस तरफ क्यों जाते हैं जहाँ कस्टमर सर्विस जॉब हो, जहाँ उनको स्किल्स सीखने को मिले, उनकी इंटरपर्सनल, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो? आप भी आई होंगी, आपके जहन में भी आएगा चलो 6 महीने हो गए उबर कर लेती हूँ। आपने किस तरह, आप पहले तो ये बताएं कि वो क्यों उस तरफ इंक्लाइन होते हैं और क्या आपको इस तरह ख्याल आता है? टू बी ऑनेस्ट, देखिए, जो एक ईजी जवाब है इस चीज़ का वो ये है कि भाई हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, हमने पीछे अपने घर को, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है, अपने यहाँ के एक्सपेंसेस आपने मैनेज करने हैं, तो आप ऊबर करो, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करो, ओके फाइन। लेकिन अगर हम थोड़ा सा डेप्थ में देखें कि लोग क्यों ये जॉब प्रेफर करते हैं, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो सेल्स डिपार्टमेंट है, लोग उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है? बाकी ऐसे और बहुत सी जॉब्स हैं जिसमें आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपकी सॉफ्ट स्किल्स पॉलिश हो रही होती है। लेकिन हम बीइंग का पाकिस्तानी, जब हम इस कल्चर में आते हैं तो इट्स अ बिग ट्रांजिशन। हम के अंदर एक पहले ही बड़ा डर होता है कि यार वहाँ के लोग कैसे हैं, कल्चर कैसे हैं, और फिर लैंग्वेज, राइट? हमारी इंग्लिश इज़ नॉट आवर होम लैंग्वेज, राइट? तो यहाँ पे आके कम्युनिकेट करना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो हमें ऊबर सिक्योरिटी गार्ड की ये वो जॉब है जो हमें कंफर्ट जोन के अंदर ही रखती है। हमें ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी पड़ती, हमें ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता, सवाल जवाब नहीं हमसे होते,
इसमें हम अकाउंटेबल नहीं होते, कुछ गलत ठीक हो गया तो ये हम हमारा अपना काम है, ठीक है। तो ये इजी वे है, राइट, कि लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये आपके लिए आगे जाके प्लस पॉइंट उस तरह से आपके सीवी में, अगर हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो उसमें वो कोई एडिशन नहीं उस तरह से कर रहा होता, क्योंकि आपकी स्पीकिंग आपकी इम्पेक्ट हो रही होती है, आपको अंदर अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता जो शायद आपके अंदर होना चाहिए, कि आप किसी जब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाके किसी से बात करते हो, अपना इंटरव्यू देते हो, तो आपने किस तरह से आपने खुद को रिप्रेजेंट किया है, तो वो ये जॉब्स आपको नहीं सिखाती हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी, फाइनेंस आपने एक्सपेंसेस मैनेज करने होंगे, तो यस, यू गो फॉर इट। जी, चलिए इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। लास्ट 2 सवाल। एक तो फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ साइकोलॉजी नहीं, जो भी फीमेल स्टूडेंट्स पाकिस्तान से डिफरेंट डिसिप्लिन या पढ़ने आ रही है, उनके लिए क्या एडवाइस और सजेशंस, और उन पेरेंट्स के लिए जो हिचकिचा रहे हैं अपनी बेटियों को ऑस्ट्रेलिया या बाहर किसी भी मुल्क पढ़ने के लिए या भेजने के लिए, किसी भी वीज़ा पे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि कितना सेफ़ है ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उन सिस्टर्स के लिए जो पाकिस्तान में बैठे ये ख्वाब देख रही है कि हमें भी ऑस्ट्रेलिया आना है? सेफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक सबसे पहले आपके अंदर एक वो स्ट्रेंथ और एक इनर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हो, इवन विद इन द पाकिस्तान, हमें नहीं पता कि क्या सेफ़ और क्या नहीं है। तो यहाँ आके तो वाकई एक इतना दूर हम अपने पेरेंट्स आ रहे होते हैं, तो वाकई सेफ्टी के कंसर्न ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप जो रास्ते में आएगा, प्रोसेस में आएगा, आई नीड टू फेस दैट, मैनेज करना है मैंने, किस तरह से भी जो है वो मैंने मैनेज करना है। उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आप ऐसे भी स्टूडेंट्स, मेल्स हों फीमेल्स हों, वो शायद अभी भी ये स्ट्रगल कर रहे होंगे कि हमने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि हमने बाहर जाना है, हमने स्टडी करनी है, हमारा एक फ्यूचर है, हमने किस तरह से बनाना है। तो मेन चीज़ होती है कि आपने अपने पेरेंट्स को, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको किस तरह से मैनेज किया है। अगर आपकी प्लानिंग, आपकी डायरेक्शन ठीक है और आपने अपने पेरेंट्स को जो है वो कन्विंस करना है, तो आपने उनकी वो प्लानिंग और डायरेक्शन, आपको अपनी कम्युनिकेशन इतना क्लियर रखनी है कि उनके जो फियर्स हैं वो कहीं ना कहीं डील होने चाहिए। अगर अपने पेरेंट्स को आप क्लियर नहीं कर रहे हो कि मैंने कि बाहर जाने के लिए क्या चैलेंजेस होंगे और उसको मैंने किस तरह से डील करना है, तो वो आपने उनके कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया, तो वो ऑब्वियसली हिचकिचाएंगे आपको बाहर भेजने से। लेकिन आपकी डायरेक्शन, आपकी प्लानिंग, आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको पहले खुद क्लियर होना चाहिए। जब आपके अंदर वो क्लैरिटी होगी तो ऑब्वियसली यू कैन एक्सप्लेन बेटर अपने पेरेंट्स को। और फिर आई वुड से कि यस, इट्स अ बिग स्टेप, इट्स नॉट ईजी, बट इफ़ यू हैव दैट पोटेंशियल, इफ़ यू फील लाइक डूइंग इट, आई थिंक यू शुड डू इट, बट विद द राइट डायरेक्शन एंड प्लानिंग। बिकॉज आई नो कि कुछ ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि बस कर जाओ नहीं, वो कर जाने में जो है ना, यू नीड टू हैव अ प्लानिंग एंड डायरेक्शन। या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स आपके होने बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। कोई चले कोई लास्ट मैसेज, या फिर ये बताएं कि जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में और उनको आना चाहिए गोल बना के। या आई फील लाइक कि आपका जब मैं यहाँ पे आई थी, आपके अपना एक पैशन होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। उसमें उस प्रोसेस में डिले भी होगा, उस प्रोसेस में कुछ चीज़ें फास्ट ट्रैक भी होंगी, तो आपने मेंटली खुद को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखना है। जैसे मेरे प्रोसेस में 8 महीने का पहले प्रोसेस था, 4 महीने का अभी भी चल रहा है, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम भी देना है। सो आई डोंट नो कि मेरा ये प्रोसेस कहाँ जाके कंप्लीट होगा और मैं कहूँगी कि नाउ आई एम ऑल डन, लेकिन एटलीस्ट आई एम हैप्पी दैट आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, आप अपनी एफर्ट्स, अपनी टाइम, एनर्जी जब आप राइट डायरेक्शन में लगा रहे होते हो, राइट ट्रैक पे लगा रहे होते हो, तो आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन होती है, एक हैप्पीनेस होती है। तो आई थिंक दैट यू शुड हैव। स्कोप यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, चीज़ें हो भी जाती हैं, बस आपने जो है ना, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, फेथ, आई वुड से, क्योंकि आपका जो फेथ है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हो तो आप, यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। चलिए फिर आज के पॉडकास्ट को यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपके कीमती वक्त का आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पॉडकास्ट में आपने शिरकत की, और उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें आपने डिस्कस करी है, जो करंट स्टूडेंट्स और जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से, किसी भी मुल्क से आने वाले हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगी, उनको फ़ायदा होगा ये सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।